नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपको संविधान की समझ एपिसोड 4 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने सफ़र को 3 कदम आगे ले गया है। अब हम चौथे कदम की ओर हैं और हमने अभी तक में संविधान को कैसे पढ़ना है, ये इंडेक्स को समझा है। अभी तक ने हमने विभिन्न विचारधाराओं को कवर किया है और अभी तक हमने पिछली कक्षा में लिबरलिज्म, मार्क्सवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, फेमिनिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म तक को कवर कर लिया है और बात आज आएगी नेशनलिज्म की। दोस्तों, राष्ट्रवाद मैं जब आपको राष्ट्र राज्य के बारे में समझा रहा था तो राष्ट्र की परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया था। आज हम आपको उसके विचारधारा के रूप में क्या है उसको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो ये राष्ट्रवादी लोग हमेशा जो है नेशन को फर्स्ट में रखेंगे। उनके लिए राष्ट्र ही प्राथमिकता होगी। उनके लिए राष्ट्र के लिए कुर्बान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। वे राष्ट्र को ही सुप्रीम समझते हैं। उनको राष्ट्र श्रेष्ठ में आस्था होती है। और जो इसके पैरेलल यानी इसका जो आदर्श रूप होता है यानी पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्त, वे लोग जो है अपने देश से वो भी राष्ट्रवादी है, पर ये लोग अपने देश से प्यार करते हैं, ना कि किसी और देश से नफरत। जबकि राष्ट्रवादी लोग, आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रवादी लोग अपने देश से प्रेम तो करते हैं, परंतु वो बगल राष्ट्र को निम्नतर दृष्टि से देखते हैं। वे अपने देश को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में एक बेसिक सा फर्क हुआ। लेकिन नेशनलिज्म इतनी आसान बात नहीं है। ये राष्ट्रवाद पर कई सौ किताबें लिखी जा चुकी हैं और ये यूरोप से एक इंपोर्ट की गई अवधारणा है। क्योंकि राष्ट्र राज्य का विकास यूरोप से शुरू हुआ। आप जब ये इतिहास कभी पढ़े होंगे, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बात को अवश्य समझा होगा कि यूरोप में कैसे ये इसका विकास हुआ। मैं इसको एक संक्षिप्त में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन आपको मूल बात ये समझा दूँ कि नेशनलिज्म से तात्पर्य, राष्ट्रवाद से तात्पर्य एक भौगोलिक दृष्टि में एक भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले अलग अलग समुदाय का आपस में किसी खास संस्कृति से जुड़ाव से है। लेकिन यूरोप में जब ये विकास आई, अब आपको इसके विकास के बारे में आप यूरोप के मैप देख सकते हैं। साइड में यूरोप का मैप मैंने बना दिया है और बगल में ये लेफ्ट साइड में ये अमेरिकी रिवॉल्यूशन का फ़ोटो है और ये एकदम जो बॉटम है वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है। तो दोस्तों, जब यूरोप में ये राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये यूरोप का क्षेत्र है, तो यूरोप में ये कोई मोनोलिथिक विचार के रूप में नहीं आया, बल्कि ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ, ये धीरे धीरे विकसित हुआ। यहाँ जब वो पहली बार आया था एक सीमेंटिंग फोर्स के रूप में आया था। यानी सीमेंटिंग फोर्स से तात्पर्य अलग अलग समूह को जोड़ने का कार्य किया। लेकिन इसी के पैरेलल में आया भाई संप्रदायवाद, जो उस समुदाय को तोड़ने का कार्य किया। तो राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद दो पैरेलल यानी दो नदी के दो किनारों जैसे रहे। राष्ट्रवाद ने लोगों को जोड़ने का कार्य किया, जबकि संप्रदायवाद ने लोगों को तोड़ने का कार्य किया। भारत में भी यह राष्ट्रवाद के रूप में आया और जब यह संप्रदाय में परिणत हो गया तो भारत का विभाजन का कारण बना। तो यूरोप में जब शुरू में ये परिभाषा थी, शुरू में जब यूरोप में ये विकास हुआ तो उस समय राजा राज्य का हुआ करता था। मैंने आपको राज्य का निर्माण होने की प्रक्रिया आपको पिछली कक्षा में समझाया था। तो उस समय राजा ही सब कुछ होता था। इन राजा का मत ही राष्ट्र और राष्ट्र का मत है राजा, ये लोग मान के चलते थे। लेकिन यूरोप में जब इसकी परिभाषा दी गई तो राष्ट्र को एक ऐसे समुदाय को कहा गया, यानी राष्ट्र ऐसे समुदाय को कहते हैं जो एक ही विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और एक ही संस्कृति को प्रैक्टिस करते हैं। ये वहाँ का उस टाइम का मूल मंत्र हुआ करता था। लेकिन ये जो विकास हुआ यूरोप में, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास उस वक्त आया जब सामंतवाद का विनाश हो रहा था।
जब चर्च तोड़े जा रहे थे, जब धर्मस्थल तोड़े जा रहे थे, तब ये राष्ट्रवाद का उस समय उदय हुआ। यानी जिस वक्त ऐसे समझे कि पूंजीवाद का विकास हो रहा था, यानी पुनर्जागरण काल के ठीक शुरुआत में, लगभग इसे हम 16वीं शताब्दी के ट्रांजिशन फेज, यानी सामंतवाद कुलीन वर्ग का विनाश और पूंजीवाद का विकास, ये ट्रांजिशन जो फेज था, तब ये राष्ट्रवाद का उस समय उदय हुआ। आप अमेरिकी क्रांति 1776 के बारे में सुने होंगे, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बारे में सुने होंगे। तो जब ये राष्ट्र उस समय कैसे, राष्ट्र होने के लिए भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, तो इस भौगोलिक सीमा होने की अवधारणा को पूरा किया वेस्टफालिया की संधि, जो 1648 में हुई। तो उस समय लोगों की सीमा रेखाएं खींची गई और अलग अलग राष्ट्र घोषित कर दिए गए, और वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एक नियम बना दिया गया। उसमें बता दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत निर्धारित होंगे। एक राजा दूसरे राजा के परराष्ट्र संबंध एक राजा का दूसरे राज्य से हुआ करेगा, और ये लोग आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। एक राष्ट्र यानी यूरोप, यानी स्पेन और फ्रांस के लोग नहीं जुड़े होंगे, बल्कि राजा कोई व्यापार उपार के संबंध में जुड़ा हुआ होगा। लेकिन ये धीरे धीरे पुनर्जागरण काल में ये इसकी अवधारणा को पलट दिया गया। अमेरिकी क्रांति हुई, लोगों के राइट्स, अधिकार और संविधान को आगे किया गया, चर्च कुलीन वर्ग धर्म को पीछे किया गया, और उसी टाइम समझिए एक इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई और रूसो का जन्म हुआ। और यही रूसो, पहली बार ऐसा कोई बुद्धिजीवी आया, कोई इंटेलेक्चुअल आया जिसने कहा कि भाई ये जो संप्रभुता राजा में नहीं होगी, ये संप्रभुता उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में होगी, और जनता की संप्रभुता और कॉमनवेल्थ की अवधारणा आई। तो यहाँ ये अमेरिकी क्रांति को यहाँ तक समझ गए। और जब ये फ्रांसीसी क्रांति में आई 1789 में, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था। पहले लोग राजा लड़ाई कर रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार ऐसा हो रहा था कि राजा के विरुद्ध में सारे जनता एक होकर लड़ने लगे थे। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को बल देने लगे थे। लोगों ने एक क्रांति को आगे बढ़ाया, और इसी दरमियान समझिए एक दुखद घटना ही हुई। लोगों ने फ्रांस के राजा और रानी को भी मार दिया, और यही राजा रानी की जो मारने की घटना हुई, ये जो बाकी यूरोप के, यानी ये जो फ्रांस था, फ्रांस में ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये जो बाकी जर्मनी और ये स्पेन, इटली, इधर के जो बाकी के जो यूके इधर है, यूके की ये जो राजा शासक वहाँ हुआ करते थे, यानी कुलीन वर्ग वहाँ हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये फ्रांस में तो क्रांति हो गई, यहाँ राज व्यवस्था चली गई, यहाँ डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन हमारा तो कुलीन वर्ग है, यानी सामंतवादी व्यवस्था टिकेगी कैसे। और यहाँ पर इसको फैलाने का काम यहाँ शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा करना शुरू किया। उसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों को पूरे यूरोप में बढ़ाने का प्रयास किया। ये स्पेन, इटली, जर्मनी तब सब तरफ आगे बढ़ने लगा। इसकी सेना जो है यूरोप के सेना को रौंदती चली गई, और इसी समय समझिए अनायास ही इन्होंने फ्रांस गौरव की अवधारणा को बल दे दिया। उसने कहा कि फ्रांसीसी श्रेष्ठ हैं, आपको फ्रांस की भाषा सीखनी चाहिए, आपको फ्रांस जैसा होना चाहिए। इसी दरमियान लोगों में आत्मसम्मान जगा। वो बोले कि हम जर्मन वाले हैं, हम जर्मन श्रेष्ठ होंगे। कोई बोला हम स्पेन श्रेष्ठ हैं, कोई हम बोला हम रोम इटलियन श्रेष्ठ हैं। और यही जो गौरव, राष्ट्र गौरव की जो अवधारणा है, यही राष्ट्र गौरव की अवधारणा, जिस राष्ट्र गौरव की भावना ने नेपोलियन बनाया था, उसी राष्ट्र की भावना ने उसका पतन भी कर दिया। सारे राज्य मिलकर नेपोलियन को मार दिए। और यहाँ ये राष्ट्रवाद की एक अवधारणा यहाँ पर आपको देखने को मिली। और ये बाद में जब ये अलग अलग इन राष्ट्रों से होकर अलग अलग कॉलोनियों में गए, कोई अफ्रीका में गया, कोई भारत में गया, कोई यूरोप में आया, तो इसी दौरान ये भारत में भी अलग अलग उपनिवेश में गए, तो ये राष्ट्रवाद भारत में भी आया।
अब भारत में जब आया तो ये स्वतः ही आज़ादी की दिशा की ओर बढ़ने लगा। तो भारत में जब राष्ट्रवाद आया, यहाँ की परिभाषा अलग होने लगी। राष्ट्र भारत में वो यूरोप वाला राष्ट्र नहीं था। भारत में कोई अलग अलग भौगोलिक, यहाँ पर कई देशी रियासत, कई कोई ट्राइबल एरिया, कोई अलग अलग, पूरा इधर झारखंड अलग, उधर नॉर्थ ईस्ट अलग, इधर पंजाबी बिहारी सब अलग अलग थे। यहाँ राष्ट्र होने की कोई कोई संभावना दिख नहीं रही थी। तो भारत के संदर्भ में जब यह राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझा गया तो यहाँ एक राष्ट्र एक भाषा एक संस्कृति नहीं रही, यहाँ एक राष्ट्र विविध भाषा विविध संस्कृति वाली रही। शुरू में अंग्रेज तो ये भी कहने लगे कि भाई भारत कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बंगाली पंजाबी में जितना अंतर है, इतना अंतर बिहारी और ये कनाडी में उतना अंतर है, और इतना अंतर तो हमारे स्वीडन और स्पेन में नहीं है। ये स्वीडन है, ये स्पेन, तो ये कहने लगे कि हमारे स्वीडन और स्पेन में इतना अंतर नहीं है, तो कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत संविधान निर्माताओं को सत सत नमन। उन्होंने राष्ट्र भी बनाया, हजारों संस्कृतियों को भी जोड़ा, 8वीं अनुसूची भी बनाई और वहाँ 22 भाषा को जोड़ दिया और कह दिया कि भारत एक राष्ट्र है, और अंग्रेज वाले देखते रह गए। तो ये मेरा संक्षिप्त सा आपको राष्ट्रवाद की अवधारणा मैंने आपको बताई। भारत में जब ये राष्ट्रवाद आया, जनरली लोग 1885 यानी जब कांग्रेस का एओ ह्यूम की यहाँ अध्यक्षता में जब ये कांग्रेस का गठन किया गया, तो जब स्वतंत्रता लड़ाई लड़ी गई, तो यहाँ लोग राष्ट्रवाद की अवधारणा हमारे यहाँ आई, और इसके जिन्ना ने इसका फ़ायदा इसको धर्म से जोड़ दिया। और जब राष्ट्रवाद धर्म से जुड़ जाता है तो संप्रदाय बन जाता है, संप्रदायवाद बन जाता है, और यह देश को तोड़ देता है। तो ये हमने राष्ट्रवाद की एक संक्षिप्त अवधारणा को समझने का प्रयास किया। हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन में ले जाते हैं। यहाँ तक मेरा विचारधारा है लगभग अभी हमने समाप्त कर दी है। अब आपको समझने में संविधान में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम संविधान में घुस रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको सरकार, नेशन और ये स्टेट सिटीजन के बारे में बता दिया है। अब मैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे आता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज हम आगे खोलेंगे। अभी हम आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत में सुप्रीम होगी, भारत में संविधान की सर्वोच्चता होगी, और भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर यानी जो रूल मेथड होगा, शासन की व्यवस्था होगी, ये शक्तियों का पृथक्करण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। और भारत के संविधान में जो शक्तियों का पृथक्करण होगा वो मूलतः तीन एलिमेंट के हाथों में होगी। और ये होगा एक विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, एक होगा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और एक होगी न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। और लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग करेगी यानी कानून बनाएगी, उस कानून का एग्जीक्यूशन करेगा यानी लॉ इम्प्लीमेंटेशन करेगी एग्जीक्यूटिव, और इन दोनों कानून, ये जो कानून है इसका इंटरप्रिटेशन करेगा जुडिशियरी, यानी संविधान की व्याख्या करेगी जुडिशियरी। मैं इसको अलग अलग संक्षिप्त में इसके कार्य को भी बता देता हूँ, कार्य प्रणाली को भी। तो लेजिस्लेटिव का फंक्शन क्या होगा, ये विधि का निर्माण करेगी, कैबिनेट का सिलेक्शन करेगी यानी सरकार को चुनेगी, और संसद में सवाल पूछकर सरकार को बैलेंस करेगी, सरकार को नियंत्रित करेगी। ये विधायिका का कार्य है। तो फिर कार्यपालिका का क्या कार्य है? कार्यपालिका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू करेगी, और इसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यानी कानून व्यवस्था मेंटेन करना, और सबसे मुख्य काम लोगों का कल्याण करना, वेलफेयरिंग ऑफ द पीपल। तो अभी तक हमने क्या समझा कि विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, सरकार का सिलेक्शन करना, और सरकार को नियंत्रित करना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है? ये कानून को लागू करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखेगी, और लोगों का कल्याण करेगी। सिंपल है। इसके बाद आएगा जुडिशरी का यहाँ मैंने हायरार्की समझा दिया। भारत में 3 परत में जुडिशरी की संरचना की गई है। सबसे ऊपर में होगा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उसके बाद होगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उसके नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जनपद न्यायालय।
ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकती है। आर्टिकल 32 के आधार पर, अनुच्छेद 32 के आधार पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मैं उसको आगे आऊँगा तो फिर जब मूल अधिकार आऊँगा तो मैं उसको बताऊँगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट होगा, वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करेंगी। तो जुडिशियरी का क्या काम होगा, न्यायपालिका का क्या काम होगा कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करेगी, क्योंकि संविधान में छोटे छोटे अनुच्छेद, अब मान लीजिए 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं, तो वो बहुत जटिल होते हैं। उनका क्या मतलब है, क्या सेंस है, उस बात की व्याख्या संविधान में होगी। जैसे जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ में क्या क्या शामिल होंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बताएगी। जैसे जीवन के अधिकार में हमारे शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया, हमने स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार जोड़ दिया। ऐसे ही कई सारे आए, जब मैं आर्टिकल 21 में आऊँगा तो उसको भी बताऊँगा। फिर ये मूल अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा समझिए हमारा दोस्त तो है सुप्रीम कोर्ट, हमारी रक्षा कर सकती है, लेकिन आप यदि कानून का उल्लंघन करेंगे तो ये आपकी जान भी ले सकती है। यानी इसके पास आपको मृत्युदंड करने का, डेथ पेनल्टीज का भी अधिकार है। तो ये अलग और एक काम क्या करेगी, पनिश करेगी लोगों को। और पनिश क्यों करेगी, क्योंकि इसे जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी न्याय की वितरण करना है। तो न्याय का वितरण करने के लिए हम लोग न्यायपालिका जाएंगे, कानून बनवाने के लिए विधायिका जाएंगे, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कार्यपालिका के पास जाएंगे। और जब ये दोनों कार्य अच्छा से ना होते हों तो हम न्यायपालिका के पास जाकर अपनी संविधान की रक्षा करा सकते हैं। तो मैंने ये मोटा मोटी आपको बात बता दी कि सबसे पहले मैं समराइज कर दूं कि ये राष्ट्रवाद क्या था, इसको मैंने बताया। राष्ट्रवाद के विकास के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करने का प्रयास किया। चूँकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट था तो ये मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना सकता था। आप कोई क्लास NCERT 12 के में भी दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा किताब है, तो वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और ये मैंने आपको सेपरेशन ऑफ पावर की अवधारणा को थोड़ी सी समझाई। जब आगे संविधान में जब पहला पेज पलट के जब मैं आगे निकलूँगा तो वहाँ इसको डिटेल में कराऊँगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की अवधारणा को थोड़ी सी समझा, इसके कार्यों को समझा। तो आज हम इतना दूर आपको बता पाए हैं। अब जब मैं अगले एपिसोड में आऊँगा तो सीधे संविधान की पहली परत खोलूँगा और सीधा आपको भाग पार्ट में लेकर, पार्ट 1, पार्ट 2, जो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, उसको हम एक एक करके देखते जाएंगे धीरे धीरे। तो ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं आपको मोटा मोटी समझा पाया हूँ अभी तक में। एक बैकग्राउंड हमारा तैयार है, और ये आज बैकग्राउंड का आखिरी एपिसोड था, इसलिए हमने इसको छोटा भी वीडियो को थोड़ा बनाया है। तो अगले बार हम जब आएंगे तो मैं मान के चलूँगा कि आपने राष्ट्र समझ लिया है, राज्य समझ लिया है, विभिन्न विचारधाराओं को समझ लिया है, और सेपरेशन ऑफ पावर को भी समझ लिया है, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें शक्ति देता है, और आपका कमेंट ही है जो मुझे आगे एपिसोड चलाने में मदद करती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दिस